हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। एसएससी जीडी ही नहीं, आप कोई सा भी वनडे एग्जाम देने वाले हों, आपकी सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास रामबाण होगी। दोस्तों सारे सवाल टीसीएस में पूछे गए सवाल हैं, इन सवालों को आप अपनी कॉपी में नोट करके रखिएगा। एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए तो दोस्तों रामबाण सवाल हैं, सारे सवाल आपके दोस्तों किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने महत्वपूर्ण टॉपिक और उनसे संबंधित सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे। हमारा दोस्तों सबसे पहला टॉपिक है संविधान के महत्वपूर्ण भाग। तो आपको दोस्तों कौन कौन से भागों में दोस्तों याद रखना है, तो आप याद रखिएगा। भाग 1, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? इसमें दोस्तों संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इसका उल्लेख किया गया है भाग नंबर 1 में। अगर हम दोस्तों बात करें भाग नंबर 2, इसमें किसका उल्लेख किया गया है? इसमें उल्लेख किया गया है एकल नागरिकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। और आर्टिकल कौन सा है? 5 से 11 है। अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत एकल नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और एकल नागरिकता का दोस्तों प्रावधान कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ से? इंग्लैंड, ब्रिटेन, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान। ये बात आपको नोट करनी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया है भाग नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। एसएससी में कई बार सवाल पूछा गया है कि किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो आपको याद रखना है भाग नंबर 3 को, जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, इसको मैग्ना कार्टा कहा गया है संविधान का। और भाग 3 में दोस्तों इसका उल्लेख दोस्तों कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 12 से 35। आर्टिकल नंबर 12 से 35 में भाग 3 का उल्लेख है। और भाग 3 दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना होगा। ये दोस्तों माफ कीजिएगा, भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? ये अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से? अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। अब बात करते हैं भाग 4 को लेकर। इसमें किसका उल्लेख किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। इसका उल्लेख कौन से भाग में? भाग नंबर 4। और डीपीएसपी दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं, तो आप सबको याद होगा आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले भाग की ओर। अगला भाग है भाग नंबर 4A, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा का। दोस्तों भाग 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो आप सब जानते हैं ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। अब दोस्तों एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, ये कहानी मैं हर बार आपको सुनाता हूँ, आपको अब तक रट गई होगी। आप सभी जानते हैं कि हमारा संविधान जब लागू हुआ था तो हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। उसके बाद होता है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 को। और इसके द्वारा हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया जाता है। कितने? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया जाता है। कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। तो आपसे परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो आप बोलेंगे 42वां संविधान संशोधन। इसके अलावा आपको याद होगा आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया था? आर्टिकल 51A, जो कि मूल कर्तव्य से संबंधित है, आप सब जानते हैं। समिति कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और दोस्तों इसको लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। किसको? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को। और एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से ऐसे पूछा जाता है, प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ था इसी समय। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों शब्दों को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उम्मीद करता हूँ सारी कहानी आपको याद हो गई होगी। अगला क्वेश्चन है, यानी कि अगला भाग है भाग नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे बड़ा भाग कौन सा है दोस्तों संविधान का? भाग नंबर 5। इसके अंदर दोस्तों संघ सरकार आती है। आपका दोस्तों राष्ट्रपति हो गए, आपके उपराष्ट्रपति हो गए, ये सब दोस्तों इनका उल्लेख किसमें है? इनका सबका आपका राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, उपराष्ट्रपति, इन सबका उल्लेख दोस्तों है भाग नंबर 5 में। अगर हम दोस्तों बात करें भाग नंबर 6, इसमें क्या है? इसमें दोस्तों राज्य सरकार आती है। आपका दोस्तों वहाँ पर राष्ट्रपति हुआ, यहाँ पर दोस्तों आपका राज्यपाल हो जाएगा। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ पर आपका हाई कोर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं भाग नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ है। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है भाग नंबर 8 में। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। भाग नंबर 9, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? पंचायत से संबंधित प्रावधान है भाग नंबर 9। अब दोस्तों भाग 9A,
भाग 9A, इसमें किसका उल्लेख किया गया? नगरीय निकाय से संबंधित है भाग 9A। भाग 9B, इसमें किसका उल्लेख है? सहकारी समिति से संबंधित है भाग 9B। ये दोस्तों तीनों भाग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भाग नंबर अगर हम 12 की बात करें तो इसमें संपत्ति का अधिकार है। दोस्तों ये बात तो सबको पता होती है कि 44वां संविधान संशोधन, कौन सा? 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये कब का है? 1978 का है। और किससे संबंधित है? ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो आप सबको पता होगा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में कब डाला गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था। लेकिन कई बच्चों को ये नहीं पता होता है कि संपत्ति का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? भाग नंबर 12 में किया गया है। और वर्तमान में दोस्तों संपत्ति का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 300A। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, बहुत अच्छे सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। अब भाग नंबर 13, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? तो आपको याद रखना है, भारत में वाणिज्य एवं व्यापार करने की जो स्वतंत्रता है, भाग नंबर 13 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 14 में क्या है? यूपीएससी और स्टेट पीसीएस है, यानी कि दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी और दोस्तों आपका स्टेट पीसीएस, इन सब का उल्लेख किया गया है भाग नंबर 14 में। भाग नंबर 17 में दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? तो आपको नोट करना है, राजभाषा से संबंधित उपबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों राजभाषा कौन किसमें है? भाग नंबर 17 में। भाग नंबर 18 में क्या है? आपातकाल का उल्लेख दोस्तों भाग नंबर 18 में है। और आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सब जानते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। अगला भाग है भाग नंबर 20, जिसमें दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। ये दोस्तों 20 भाग थे जो दोस्तों परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको करा दिए। अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अब दोस्तों यहाँ से शुरू होते हैं हमारे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। ये वो आर्टिकल्स हैं जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, फालतू का एक आर्टिकल यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। दोस्तों आर्टिकल नंबर 19, इसमें क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल नंबर 19 में। और आर्टिकल नंबर 19A में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति को चुप रहने का अधिकार, बोलने का अधिकार, आर्टिकल नंबर 19A में है। आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है TCS, यानी कि परीक्षा में पूछा गया सवाल है। आर्टिकल नंबर 19B में क्या है? शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्र होकर सभा करने की स्वतंत्रता। ये दोस्तों कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 19B। आर्टिकल नंबर 19C में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। अगर आप संघ बनाने की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 19C में। अगला फैक्ट 19D, इसमें दोस्तों क्या है? देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कि देश में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, ये स्वतंत्रता है आपके पास आर्टिकल नंबर 19D के अंतर्गत। 19E में दोस्तों क्या है? तो आपको याद रखना है, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19E में है। 19F में क्या है? संपत्ति का अधिकार। अब दोस्तों ये हटा दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये आर्टिकल 19F, इसमें दोस्तों संपत्ति का अधिकार था, जिसको दोस्तों अब हटा दिया गया है। 19G में दोस्तों क्या है? कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप दोस्तों कोई भी व्यापार कर सकते हैं कहीं भी, ये आपकी स्वतंत्रता है आर्टिकल नंबर 19G के अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों आर्टिकल नंबर 21, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? तो आपको याद रखना है, आर्टिकल नंबर 21 में है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि दोस्तों राइट टू प्राइवेसी। इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21A में क्या है? मौलिक शिक्षा का अधिकार। तो आप सबको पता होगा, मौलिक शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क मौलिक शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अगला फैक्ट, अब दोस्तों यहाँ से हमारा और महत्वपूर्ण आर्टिकल शुरू होते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित आर्टिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन से? आर्टिकल नंबर 23 और 24। अगर हम बात करें 23 में क्या है? बेगारी और मानव अंगों की तस्करी पर रोक, यानी कि दोस्तों बलात् श्रम पर रोक, मानव अंगों की तस्करी पर रोक, बंधुआ मजदूरी पर रोक, ये सब बातें कौन से आर्टिकल में बोली गई हैं? आर्टिकल नंबर 23 में। और आर्टिकल नंबर 24 में क्या बोला गया है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री में कार्य नहीं कर सकते हैं, बाल मजदूरी पर रोक, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 24, याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 40 में किसका उल्लेख किया गया है? ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किया गया है आर्टिकल नंबर 40 में। ये सवाल भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब आर्टिकल नंबर 244, इसमें क्या है?
याद रखिएगा, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 44। आर्टिकल नंबर 45 ये भी परीक्षा में कई बार आया है, ये सब आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है ये सारे के सारे। आर्टिकल नंबर 45 में क्या बात लिखी हुई है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख व शिक्षा का उपबंध कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 45 में। आर्टिकल नंबर 48 में क्या है, कृषि व पशुपालन संगठन आर्टिकल नंबर 48 में है। लेकिन आर्टिकल नंबर 48A में क्या है, ये बात आपको याद रखनी, परीक्षा में यही सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। आर्टिकल नंबर 48 को दोस्तों पूछा जाता है, लेकिन 48A ये बहुत बार आता है। तो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 48 का में। अगला फैक्ट, आर्टिकल नंबर 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल नंबर 50 में है, इसको भी आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल को लेकर, आर्टिकल नंबर 51। इसमें दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षण की अभिवृद्धि आर्टिकल नंबर 51 में है, याद रखिएगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 51 में। आर्टिकल 51A में क्या है, तो मूल कर्तव्य है, अभी मैंने आपको बताया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। अब दोस्तों आप सोचेंगे, अभी तो मैंने बताया था कि 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, तो आपको याद रखना है कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो दोस्तों 86वें, कौन से 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि निःशुल्क शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और ये 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, वर्ष 2002 में हुआ था ये 86वां संविधान संशोधन, इसको भी आप नोट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रपति को लेकर, जितने भी सवाल बन सकते हैं सारे सवाल दोस्तों मैं आपको यहाँ पर नोट कराने वाला हूँ। अपने दोस्तों तक क्लास जरूर शेयर कर दें। अगर कोई सा भी आप एग्जाम देने वाले हैं तो आज की क्लास आपको दोस्तों हमेशा याद रहने वाली है। एक क्लास से आपको 8 से 10 सवाल हर परीक्षा में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। दोस्तों आर्टिकल नंबर 52, इसमें किसका उल्लेख किया गया है, भारत के राष्ट्रपति का, और उस संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख आर्टिकल नंबर 53 में किया गया है। और राष्ट्रपति का चुनाव है आर्टिकल नंबर 54 में है। और राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है वो दोस्तों आर्टिकल नंबर 55 में मैंने आपको बताया था सुबह वाली क्लास में। अगर दोस्तों हम बात करें आर्टिकल नंबर 60, इसमें किसका उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है आर्टिकल नंबर 60 में। आर्टिकल नंबर 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। आर्टिकल नंबर 72 में क्या है, राष्ट्रपति का क्षमादान, याद रखिएगा जो राष्ट्रपति है मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। आर्टिकल नंबर 87, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 87 में क्या है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अब दोस्तों आर्टिकल नंबर 108, ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल नंबर 108 में किसका उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 108। यानी कि जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है, उसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 108 में किया गया है। आर्टिकल नंबर 123 में क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और आर्टिकल नंबर 43 क्या, 143 क्या है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के परामर्श लेने की शक्ति। इन दोनों आर्टिकल को आप याद रखेंगे। अगला फैक्ट, आर्टिकल नंबर 263 में किसका उल्लेख किया गया है, तो आपको याद रखना है जो आर्टिकल नंबर 63 होता है इसमें भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। किसका, उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये बात कौन से आर्टिकल में बोली गई है, आर्टिकल नंबर 64 में। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। आर्टिकल नंबर 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। और आर्टिकल नंबर 69 में क्या है, उपराष्ट्रपति की शपथ। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल नंबर 72 में। अब दोस्तों आर्टिकल नंबर 74, इसमें क्या है, प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में न जाने कितनी बार पूछा गया है। आर्टिकल नंबर 74 में क्या है, प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद। आर्टिकल नंबर 76, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट का, ये दोस्तों भारत के महान्यायवादी से संबंधित है आर्टिकल नंबर 76 में। और भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, जल्दी से कमेंट कर आपको बताना है इसका आंसर। और जो भारत का महान्यायवादी होता है इसका दोस्तों कोई कार्यकाल नहीं होता, ये दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। इसको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही दोस्तों ये हटाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ये दोस्तों होता है केंद्र का सबसे बड़ा वकील। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 153 में, राज्यों के राज्यपाल का उल्लेख है आर्टिकल नंबर 153 में। आर्टिकल नंबर 154 में किसका उल्लेख किया गया है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आर्टिकल नंबर 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। ये भी सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है आर्टिकल नंबर 155 के तहत। आर्टिकल नंबर 159 में क्या है, राज्यपाल की शपथ। अब दोस्तों आपको अभी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति की शपथ होती है आर्टिकल नंबर 60 में होती है, लेकिन जो राज्यपाल की शपथ होती है वो दोस्तों आर्टिकल नंबर 159 में होती है। आर्टिकल नंबर 161 में क्या होती है, राज्यपाल के क्षमादान करने की शक्ति। दोस्तों याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति होता है वो दोस्तों उसका क्षमादान होता है आर्टिकल नंबर 72 में, लेकिन वो मृत्यु दंड को माफ कर सकता है, लेकिन जो राज्यपाल होता है वो दोस्तों मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है। आर्टिकल नंबर 163 में क्या है, राज्यपाल की सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ये सवाल भी महत्वपूर्ण रहेगा। अगला फैक्ट, अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, जो महान्यायवादी होता है, जो केंद्र का सबसे बड़ा वकील होता है, उसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 76 में किया गया है, लेकिन जो राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है उसको बोलते हैं हम महाधिवक्ता, जिसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 165 में किया गया है। और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। जैसे कि दोस्तों जो महान्यायवादी होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति होती है, और दोस्तों उसका कार्यकाल केवल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक चलता है। इसी प्रकार जो महाधिवक्ता होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। और राज्यपाल के दोस्तों अनुमान राज्यपाल के द्वारा ही इसको हटाया जाता है अपने पद से। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल नंबर 167 में क्या है, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख। ये सवाल भी कई बार परीक्षा में आया है। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख आर्टिकल नंबर 167 में है। आर्टिकल नंबर 168 में क्या है, राज्यों के विधानमंडल का गठन। 169 में क्या है, राज्यों में विधान परिषद की संरचना। आर्टिकल नंबर 170 में क्या है, विधानसभा की संरचना। ये तीनों आर्टिकल रट डालिए, एक ना एक सवाल आपको 100% आपकी परीक्षा में नंबर दिलाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ से हम बात करने वाले हैं राज्य तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य। यहाँ से सवाल बनने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है आपके दोस्तों एसएससी के एग्जाम में। अगर हम दोस्तों झारखंड की बात करें तो झारखंड से दोस्तों आपको कौन कौन से ऐसे फेस्टिवल हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो हो गया आपका सरहुल, मोस्ट रिपीटेड, जट जाटिन, विदेशिया, सोहराई, डांगा, छऊ। दोस्तों क्लास शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनमें से कई फेस्टिवल ऐसे होंगे जो दोस्तों एक से अधिक राज्यों में मनाए जाते हैं। उनका आंसर आपको वहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। फिर आप दोस्तों कमेंट कर ये मत बोलेगा कि ये दोस्तों यहाँ नहीं यहाँ मनाया जाता है। मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, कई सारे फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो विभिन्न राज्यों में मनाए जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर होता है वो आपको दोस्तों आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखकर देना पड़ता है। तो झारखंड का कौन कौन सा है, सरहुल हो गया, जट जाटिन हो गया, विदेशिया हो गया, सोहराई हो गया, डांगा हो गया, छऊ हो गया। ये झारखंड के बहुत फेमस फेस्टिवल हैं। आंध्र प्रदेश के कौन से, कुचिपुड़ी, कुंभी, मोहिनी अट्टम, घंट मर्दाला और छड़ी नृत्य। ये सब कहाँ के हैं, ये सब आंध्र प्रदेश के हैं। दोस्तों यहाँ से एक भी सवाल फालतू का नहीं है, सारे सवाल किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और वही सवाल यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इसकी जानकारी भी मैं आपको देने वाला हूँ, बने रहिएगा। आइए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगला दोस्तों हमारा फैक्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आपको कौन कौन से डांस याद रखने हैं, तो आपको याद रखना है दोस्तों कर्मा। कर्मा कहाँ का है, छत्तीसगढ़। झूमर, दिवाली नहीं है, दिवारी, पंडवानी, हरेली, डांगला, ये सब कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। और दोस्तों एक छत्तीसगढ़ का बहुत फेमस है पंथी लोक नृत्य। कौन सा, पंथी, इसको भी आप यहीं पर लिख लें। पंथी लोक नृत्य कहाँ का है, ये दोस्तों पंथी लोक नृत्य आपका छत्तीसगढ़ का है। दोस्तों एक और लिख लीजिएगा यहीं पर, राउत नाचा, राउत नाचा, ये भी आपका छत्तीसगढ़ का। ये सवाल एसएससी में पूछे गए, इसीलिए मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से हैं, झूमर, कर्मा, दिवारी, पंडवानी, हरेली, डांगला या पंथी या राउत नाचा, ये सब कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। हिमाचल प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डांगी कहाँ का है ये दोस्तों, तो याद रखना है आपको, हिमाचल प्रदेश का है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है ये। छपेली, डंडा नाच, चंबा, थाली, धमान, ये सब कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के। गुजरात का गरबा, डांडिया, भवई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रासलीला, लास्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पनिहारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। असम, असम से दोस्तों आपको याद रखना नागा नृत्य। कौन सा, नागा नृत्य, बगरुम्बा, झूमरा, नट पूजा, महारास, कलिगोपाल, बिछुआ, बिहू, ये सब कहाँ के हैं, ये सब के सब असम के हैं। अब आपने दोस्तों को बिहू खूब सुना होगा, बगरुम्बा खूब सुना होगा, लेकिन दोस्तों नट पूजा खूब सुना होगा, लेकिन ये देखिए नागा नृत्य, बिछुआ, कलिगोपाल, खेल गोपाल, ये सब कहाँ के हैं, ये सब के सब असम के हैं। अगला फैक्ट, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण दोस्तों आपको तो याद ही होंगे, रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी,
चांचरी, जैता, जद्दा, ये सब कहाँ के? उत्तर प्रदेश के हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना है। आप सब जानते हैं यूपी पुलिस का पेपर दोस्तों, जिसमें 50 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे और 60,000 वैकेंसी थी। आप देख सकते हैं दोस्तों, 17 की शाम वाली शिफ्ट और 18 की शाम वाली शिफ्ट, दोनों पेपर दोस्तों बुरी तरह से लीक हो चुके हैं। घंटों पहले लोगों के पास उसकी आंसर की आ चुकी है और कितना ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। अभी दोस्तों आयोग के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। केवल इतनी बात बोली गई है कि एक कमेटी का गठन किया गया है इसकी जांच करने के लिए। अभी हम आने वाले समय में देखेंगे सरकार इसकी क्या जांच करती है और क्या फैसला निकालती है। लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे बच्चों की मांग है कि इस परीक्षा को रद्द कर दोबारा से परीक्षा होनी चाहिए, जिससे कि जिन बच्चों ने वाकई में मेहनत की है और अपनी दम पर दोस्तों वे वो नौकरी पा सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये परीक्षा आई थिंक दोबारा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अब आपका दोस्तों इसमें क्या मत है, जल्दी से कमेंट कर आप बताएं ये परीक्षा दोबारा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों बात करते हैं नागालैंड को लेकर। नागालैंड में दोस्तों आपको कौन कौन से त्यौहार याद रखने हैं? ये चोंग, बहुत बार पूछा गया है, चोंग, खैबा, लीम, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये हॉर्नबिल तो न जाने कितनी बार पूछा गया, बच्चों को रट गया होगा, लेकिन ये देखिए चोंग, खैबा, लीम, ये सब कहाँ के हैं? नागालैंड के हैं। कर्नाटक का यक्षगान बच्चों को खूब याद रहता है। करगा, लाम्बी, ये सब कहाँ के हैं? अब देखिए दोस्तों करगा का नाम अभी पहले भी कहीं पर आया था, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जैसा ऑप्शन देखिएगा वैसा आंसर लगाइएगा। महाराष्ट्र का लावणी तमाशा बहुत बार पूछा गया है। और दोस्तों ललिता कहाँ का? ये भी महाराष्ट्र का है। मौनी और नकटा ये भी दोस्तों महाराष्ट्र के हैं। राजस्थान का झूमर, पनिहारी, पनिहारी दोस्तों आपने देखा भी गुजरात में भी आया था। तो दोस्तों जैसा ऑप्शन वैसा दोस्तों आंसर। गणगौर, कालबेलिया, झोरिया, रम्मत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब सवाल कहाँ पूछे गए हैं? राजस्थान से संबंधित हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब उड़ीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल जो भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों दलखई, घुमरा, पैका, पैका नाच, छऊ, छऊ खूब आपने सुना होगा, रजपर्व खूब सुना होगा, धानु यात्रा खूब सुना होगा, जगन्नाथ रथ यात्रा खूब सुना है, नुआखाई खूब सुना है। लेकिन दोस्तों आपने जो नहीं सुने उनको आप याद रखिएगा, जैसे कि दलखई कहाँ का है? उड़ीसा का। घुमरा कहाँ का है? उड़ीसा का। पैका नाच कहाँ का है? उड़ीसा का। गोवा का मोस्ट इंपॉर्टेंट मांडी, डकनी, सिग्मो फेस्टिवल खूब सुना है, फुगड़ी, झागोर, एक दोस्तों और होता है देखनी, फुगड़ी और देखनी, ये नृत्य कहाँ के हैं? ये दोस्तों गोवा के हैं। और एक दोस्तों बहुत फेमस फेस्टिवल है वहाँ का, मुझे याद आ रहा है, साओ जोआओ, साओ जो आओ, साओ जोआओ फेस्टिवल कहाँ का? ये दोस्तों गोवा का है, याद रखिएगा, परीक्षा में कहीं ना कहीं टकराएगा, आपको नंबर दिलाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों हमारा अगला फैक्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से आपको क्या क्या याद रखना है? मुखौटा नृत्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। युद्ध नृत्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोपिर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। मेघालय से दोस्तों आपको बांग्ला और लाहो, यही दो याद रखने, परीक्षा में यही पूछे जाते हैं। मिजोरम का दोस्तों आपको चेरोकॉन याद रखना है, चेराव लोक नृत्य, मिजो और चैलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब कहाँ के हैं? ये सब के सब दोस्तों मिजोरम के। और मिजोरम का एक और है चापचार कूट महोत्सव, चापचार कूट महोत्सव, ये कहाँ का है? मिजोरम का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। अब दोस्तों यहाँ से हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित कलाकार। अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो दोस्तों ये तो आपके लिए दोस्तों बिल्कुल एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है, रामबाण क्वेश्चन है। इनके ऊपर तो दोस्तों आप स्टार लगा लें, जितना हो सकता है उतना। सारे दोस्तों मैं आपको नोट करा देने वाला हूँ, एक भी बचेगा नहीं। सारा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछा गया है। लाइक करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा। अगला दोस्तों हमारा फैक्ट है शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित कलाकार। केवल महत्वपूर्ण आपको याद रखना है, फालतू का ज्ञान इकट्ठा नहीं करना है। भरतनाट्यम से दोस्तों आपको याद रखना है मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, रुक्मणी देवी अरुणडेल, पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, उर्मिला सत्यनारायण, नर्तकी नटराज, टी बाला सरस्वती, मीनाक्षी श्रीनिवास, वैजंती माला, सोनल मानसिंह। अब दोस्तों याद रखिएगा सोनल मानसिंह का संबंध उड़ीसी नृत्य से भी है। अगर आपके ऑप्शन में उड़ीसी ना दे के रखा रहे, भरतनाट्यम दे के रखा रहे, तो आप भरतनाट्यम आंसर लगाएंगे, बिल्कुल आपका पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो दोस्तों कितने नाम है? मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुणडेल, नर्तकी नटराज, उर्मिला सत्यनारायण, टी बाला सरस्वती, मीनाक्षी श्रीनिवासन, बैजंती माला, सोनल मानसिंह। इन सबका संबंध है आपका भरतनाट्यम से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब दोस्तों आपको कथक से किसका किसका नाम याद रखना, तो मैंने आपको सुबह वाली शिफ्ट में बताया था, सितारा देवी, शोभना नारायण, बिरजू महाराज, सरस्वती सेन, शंभू महाराज, कुमुदनी लखिया और रोशन कुमारी। इन सबका संबंध किससे है, इन सबका संबंध आपका कथक से है। और कथक दोस्तों कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप सब जानते हैं उत्तर भारत का। भरतनाट्यम दोस्तों कहाँ का है, तमिलनाडु का है, आप ये भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। आप दोस्तों बात करते हैं मोहिनी अट्टम को लेकर। तो मोहिनी अट्टम दोस्तों कहाँ का है, मोहिनी अट्टम और कथकली कहाँ के हैं, ये दोनों केरल के हैं, आप सब जानते हैं। दोस्तों मोहिनी अट्टम से आपको कल्याणी अम्मा का नाम याद रखना है, कनक रेले का नाम याद रखना है, सुनंदा नायर का नाम याद रखना है, और दोस्तों गोपिका वर्मा और पल्लवी कृष्णन। लेकिन ये 3 नाम तो आपको याद रखने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में। अगला फैक्ट है कुचिपुड़ी, ये कहाँ का है, ये दोस्तों आप सबको याद होना चाहिए। ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। राधा रेड्डी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेम्पति चिन्ना सत्यम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पद्मजा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण, यामिनी कृष्णमूर्ति और स्वप्न सुंदरी। दोस्तों याद रखिएगा यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से भी है और कुचिपुड़ी से भी है, याद रखिएगा। परीक्षा में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मणिपुरी से आपको याद रखना है, मणिपुरी कहाँ का है, तो मणिपुर का है, आप सब जानते होंगे। मणिपुर की दोस्तों कौन कौन सी हैं, झावेरी बहनें और दोस्तों गुरु विपिन सिंह। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ सवाल। गुरु हरिचरण सिंह, गुरु विपिन सिंह और झावेरी बहनें, ये सब के सब मणिपुर से संबंध रखते हैं। ओडिसी नृत्य कहाँ का, ये उड़ीसा का है। सोनल मान सिंह मैंने अभी आपको बताया, ये भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं और ये उड़ीसी नृत्य से भी संबंधित हैं। केलुचरण महापात्र, स्टार लगाएगा इस सवाल के ऊपर, केलुचरण महापात्र। संयुक्ता पर्णहारी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। माधवी मुद्दल मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम। और कुमकुम मोहंती, गुरु गंगाधर प्रधान, इन सबका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब दोस्तों यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको और बताता हूँ, जैसे कि सत्रिया। सत्रिया दोस्तों कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो आप सबको पता होना चाहिए, असम का है। कहाँ का, असम का। और इनसे केवल एक नाम आपसे पूछा जाता है, श्रीमद शंकर देव। इनका संबंध किससे है, सत्रिया लोक नृत्य से है। कथक, अब दोस्तों कथकली कहाँ का है, कला आपको याद होगा केरल का है। मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, कृष्ण कुटी, आनंद शिवराम, संताराम, इन सबका नाम दोस्तों आपको याद रखना है कथकली से। ये भी सवाल पूछे गए हैं। अगला फैक्ट, अब दोस्तों यहाँ से कुछ वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित वादक जो आपको याद होने चाहिए, परीक्षा में आते ही आते हैं। दोस्तों सरोद वादक से केवल 4 नाम आप रट डालिए, इनसे बाहर सवाल नहीं बनेगा। अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी। और ये सवाल मैंने आपसे दोस्तों कल वाली शिफ्ट में या सुबह वाली शिफ्ट में पूछा भी था, कुछ बच्चों ने इसका आंसर दिया भी है, कुछ बच्चों ने इसका आंसर गलत बताया है। याद रखिएगा ये सबके सब सरोद वादक है, ना कि संतूर वादक। संतूर वादक कौन है, पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, इन्हीं 2 का नाम आप याद रखिएगा संतूर वादक में। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब दोस्तों सितार वादक से आपको कितने नाम याद रखने, पंडित रविशंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट, या दोस्तों जिसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ वो तो आप रट डालिए। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। और दोस्तों कौन है, शाहिद परवेज मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, उमा शंकर मिश्र मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, और दोस्तों आपको बुद्धादित्य मुखर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम। विलायत खां, ये भी सवाल अच्छा है। शहनाई वादक कौन है, बिस्मिल्लाह खां, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अली अहमद हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, इन सबका संबंध किससे है, ये सबके सब शहनाई वादक हैं। अगला फैक्ट, तबला वादक से दोस्तों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है 3। कौन कौन से, अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन खान और दोस्तों किशन महाराज, ये पंडित लक्षू महाराज। इन चारों का नाम आप रट डालिए, परीक्षा में यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तबला वादक कौन है, लक्षू महाराज, किशन महाराज, अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन। बाकी दोस्तों आप लतीफ़ खां, सुखविंदर सिंह और गुदई महाराज, इनका भी नाम आप याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में ये नाम आपसे पूछ ले। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। बांसुरी वादक दोस्तों कौन कौन है, तो आपको याद होगा हरिप्रसाद चौरसिया। इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है आपका बांसुरी वादक से। और दोस्तों कौन कौन से नाम आपको याद रखना, पन्नालाल घोष मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, परीक्षा में आया हुआ भी सवाल है। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, और दोस्तों कौन है, सिक्कल माला चंद्रशेखर और वी कुंजमणि, इन सबका संबंध बांसुरी वादक है। वीणा वादक कौन है, तो आपको याद रखना है एस बालचंद्रन, कृष्ण भागवतार और दोस्तों बदरुद्दीन डागर, इन सबका संबंध किससे है, वीणा वादक से है। अब दोस्तों वायलिन वादक कौन है, वायलिन वादक तो आपको याद रखना है, वायलिन वादक से पंडित राम नारायण और टी.एन. कृष्णन, डॉक्टर एन राजम और एल सुब्रमण्यम, गोविंद स्वामी पिल्लई, इन सबका नाम भी आप थोड़ा याद रख सकते हैं। परवाज वादक कौन है, गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह और रहमान खान। ये सवाल कम पूछा गया, लेकिन आप
इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा, हो सकता है सवाल परीक्षा में बन जाए। आइए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब रुद्रवीणा वादक दोस्तों देख लीजिएगा एक बार, रुद्रवीणा वादक कौन है? उस्ताद साजिद अली खान, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, आया हुआ क्वेश्चन है। और असद अली खान, इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा। मृदंगम वादक मोस्ट इंपॉर्टेंट ठाकुर भीकम सिंह, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है ये। और पालघाट मणिअय्यर और पालघाट रघु और पालघाट मणिअय्यर, इनका नाम भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखिएगा। ये दोनों के दोनों मृदंगम वादक हैं। अब दोस्तों यहाँ से शुरू होता है कुछ महत्वपूर्ण घराने जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा में बन जाते हैं सवाल। दोस्तों कौन से घराने से कौन संबंधित है ये आपको पूछ लिया जाता है परीक्षा में। अब्दुल करीम खान और अब्दुल करीम खान और अब्दुल वहीद खान, इन दोनों का संबंध किससे है? किराने घराने से है। पंडित भीमसेन जोशी महाराज, स्टार लगाइएगा, ये किराने घराने से संबंधित हैं। गंगू हंगलबाई, इनका संबंध किससे? गंगूबाई हंगल, इनका संबंध है किराने घराने से। बेगम अख्तर, इनका संबंध भी है किराने घराने से। मेवाती घराना पंडित जसराज, यही नाम बड़े परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? मेवाती घराना। अगला फैक्ट दोस्तों, बनारस घराने से आपको किसका किसका नाम याद रखना है? तो पंडित शारदा सहाय, पंडित कृष्ण महाराज, पंडित समता प्रसाद, इन सबका संबंध बनारस घराना से है। इंदौर घराना से दोस्तों आपको याद रखना है उस्ताद रज्जब अली खान और उस्ताद आमिर खान। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आमिर खान दोस्तों पिक्चर वाले नहीं है ये दोस्तों, ये उस्ताद आमिर खान की बात की जा रही है। और पंडित अमरनाथ, इन सबका संबंध किससे है? ये इंदौर घराने से संबंधित हैं। अब दोस्तों यहाँ से मैं शुरू करता हूँ कुछ महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाएं जो आपको पढ़कर जानी है। अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो 4 से 5 पंचवर्षीय योजनाएं। वैसे तो मैंने आज सुबह वाली शिफ्ट में, अगर आपने सुबह वाली क्लास ना देखी हो जरूर से जरूर देख लें। मैंने सुबह वाली क्लास में पंचवर्षीय योजनाओं का टॉपिक कवर किया। 12 पंचवर्षीय योजनाएं मैंने आज सुबह आपको बताई हैं। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं शुरुआत की 4 से 5 पंचवर्षीय योजना जहां से सवाल बनता है। दोस्तों पहली वाली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1951 से 1956 के बीच में चली थी पहली वाली पंचवर्षीय योजना। और उसका उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया में आरंभ करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यह योजना हैरट डोमर मॉडल पर आधारित थी। कौन से मॉडल पर आधारित थी? हैरट डोमर। और इस योजना का दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि को उच्च प्राथमिकता प्रदान करना। तो आपसे परीक्षा में पूछ लेगा कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि को प्राथमिकता देना था? पहली वाली। अगला क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका उल्लेख दोस्तों कहाँ है? 1956 से 1961 के बीच में चली थी दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना। और ये योजना जो थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसका उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। लेकिन इस योजना में भारी उद्योगों एवं खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई। तो आपसे पूछ लेगा भारी उद्योगों को प्राथमिकता कौन से दोस्तों मॉडल में दी गई थी? पंचवर्षीय योजना के दूसरी वाली में। आइए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये दोस्तों कब से कब तक चली थी? 1961 से 1966 के बीच में चली थी तीसरी वाली पंचवर्षीय योजना। और ये योजना जॉन सैंडी मॉडल और सुकुमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसको भी आप याद रखेंगे। और इसका उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्फूर्ति अवस्था में पहुंचाना। और इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता प्रदान की गई थी। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला फैक्ट, चौथी पंचवर्षीय योजना, ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक की है? 1969 से 1974 के बीच में चली चौथी वाली पंचवर्षीय योजना। और ये योजना आर गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। ये दोस्तों मॉडल पर आधारित है। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। इसका उद्देश्य क्या था? स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। और इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत की जो कृषि वृद्धि दर थी वो सर्वाधिक थी? तो आप बोलेंगे चौथी वाली पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच में जो चली थी। अगला फैक्ट, अब दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना, ये सवाल महत्वपूर्ण है, इस पर भी आप देख लेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो आपको याद रखना जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी 1974 से 1978 के बीच चली थी। और ये सवाल आज आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है एसएससी जीडी की। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अब दोस्तों यहाँ से शुरू करता हूँ मैं कुछ महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के सूत्र जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आपको इनको पढ़कर जाना है। सारे सूत्र दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यही दोस्तों मैंने आपको परीक्षा में कई बार मैंने इनको परीक्षा में आते हुए देखा है, इसलिए दोस्तों यही मैंने आपको यहाँ पर
बताए हैं। कास्टिक सोडा, इसका दोस्तों जो सूत्र होता है इसको बोलते हैं NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। आप देख सकते हैं TCS लिखा हुआ है, इसीलिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। ये जिप्सम CaSO4 2H2O, ये दोस्तों जिप्सम का सूत्र होता है। POP, इसको दोस्तों POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या होता है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 हाफ H2O क्या है, CaSO4 1/2 हाफ, यहाँ पे लिख ले H2O। ये किसका सूत्र है, ये दोस्तों आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP का सूत्र है। हेमेटाइट का सूत्र किसका है दोस्तों, Fe2O3, ये दोस्तों हेमेटाइट का सूत्र है। कार्बोलिक एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको दोस्तों फिनॉल भी कहते हैं, और इसका सूत्र क्या होता है, C6H5OH, ये दोस्तों कार्बोलिक एसिड का सूत्र होता है। चूना पत्थर का सूत्र दोस्तों कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है CaCO3, माफ कीजिएगा, CaCO3, ये दोस्तों चूना पत्थर का सूत्र होता है। मैग्नीशियम का दूध, इसको दोस्तों MgOH का होल ट्वाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे TCS के सवाल हैं, याद रखिएगा। मैग्नीशिया का दूध, ये किसको बोलते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl बच्चा जानता है, इसको अम्लराज के नाम से भी जानते हैं। धावन सोडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको धोने का सोडा बोलते हैं, Na2CO3। अब दोस्तों बात करते हैं खाने का सोडा, NaHCO3, इसको बोलते हैं खाने का सोडा, लेकिन परीक्षा में कई बार कंफ्यूज करता है इसका पूरा नाम देकर। तो याद रखिएगा, जो खाने का सोडा होता है इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। जहां पर दोस्तों बाई शब्द आ जाए समझ लीजिएगा दोस्तों, जो बाई का काम क्या होता है, बर्तन धोना, खाना बनाना। तो दोस्तों आप इसको ऐसे रिलेट कर याद कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, और केवल सोडियम कार्बोनेट तो आप बोलेंगे धावन सोडा, धोने का सोडा। अगला फैक्ट दोस्तों, नौसादर का सूत्र क्या होता है, NH4Cl, ये दोस्तों नौसादर का सूत्र है। सफ़ेद विड्रॉल, इसका सूत्र होता है ZnSO4 7H2O, ये सफ़ेद विड्रॉल का सूत्र होता है, इसको भी आप थोड़ा याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब दोस्तों यहाँ से मैं कुछ महत्वपूर्ण समाज दोस्तों यहाँ से कवर कर रहा हूँ, जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा में सवाल बहुत बार पूछे गए ये समाज के। दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की थी, तो आपको याद रखना, जो थियोसोफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना की थी हेलेना वेलातस्की और हेनरी स्टील अल्कॉट ने की थी 1875 में। तो आपसे पूछा जाएगा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो आप आंसर देंगे 1875 में हुई थी। किसकी स्थापना, थियोसोफिकल सोसाइटी किसने की थी, हेलेना वेलातस्की और हेनरी स्टील अल्कॉट ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप सब जानते हैं 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और दोस्तों इन्होंने एक दोस्तों बहुत फेमस पुस्तक लिखी है, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, अगर आपसे परीक्षा में पूछ बैठे ये सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो आप बोलेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। और वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, वेदों की ओर लौटो, ये बात किसने कही थी, ये कही थी दोस्तों दयानंद सरस्वती जी ने। माफ कीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है 1828 ईस्वी में। बढ़ते अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों देव समाज की स्थापना किसने की है, तो आपको याद रखना जो देव समाज है इसकी स्थापना की गई है सत्यानंद अग्निहोत्री जी के द्वारा। किसके द्वारा, सत्यानंद अग्निहोत्री जी के द्वारा 1887 ईस्वी में की गई है देव समाज की स्थापना। सत्यशोधक समाज, आज ही आपकी परीक्षा में पूछा गया SSC GD की, महात्मा ज्योतिबा फुले ने की है 1873 में। और महात्मा ज्योतिबा फुले दोस्तों ये कहाँ का समाज है, ये दोस्तों महाराष्ट्र का समाज है। कहाँ का, ये आपका महाराष्ट्र का समाज है। और दोस्तों इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी है महात्मा ज्योतिबा फुले ने, आप सब जानते हैं। रामकृष्ण मिशन, ये स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की है 1897 ईस्वी में। धर्म सभा की स्थापना किसने की है, राधाकांत देव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1830 में की है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की है 1905 ईस्वी में की है, जो कि पुणे में की थी। इसको भी आप याद रखेंगे। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो मैंने दोस्तों आज की क्लास में कवर किए। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबाइएगा, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचते रहें। और इसका PDF दोस्तों आपको कहाँ प्राप्त होगा वो मैं आपको बता देता हूँ।
आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट में जाइएगा, वहाँ पर दोस्तों मैंने टेलीग्राम का लिंक पोस्ट करके रखा हुआ है, जाइएगा वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा। मैं ये PDF टेलीग्राम पर दोस्तों आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अगर आपको दोस्तों वहाँ से कोई दिक्कत होती है तो एक नंबर मैं आपको नोट कर रहा हूँ, 7078-142-717। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है। इसके ऊपर आप कॉल मत कीजिएगा, इसके ऊपर आप मैसेज डालिएगा, वहाँ पर भी आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। दोस्तों अगर आप में से किसी का भी एग्जाम भविष्य में होता है SSC GD का या किसी भी परीक्षा का, उसके क्वेश्चन अगर आपको याद रहते हैं तो कृपया करके आपसे विनम्र निवेदन है, आप कृपया करके उन क्वेश्चंस को दोस्तों इस नंबर पर आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों उसका एनालिसिस कराया जा सके और जिससे कि और बच्चों को भी हेल्प हो सके। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों कमेंट कर ये बात जरूर बताइएगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा दोबारा होनी चाहिए कि नहीं, या फिर केवल जिन शिफ्टों में नकल हुई है उन्हीं शिफ्टों का दोस्तों पेपर दोबारा होना चाहिए, या पूरी भर्ती को कैंसिल कर एक नई सिरे से फिर से पेपर होना चाहिए। इसका आंसर भी आपको कमेंट कर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।